हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज की क्लास क्या रहने वाली है। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो यहाँ पर जरूर इस उम्मीद के साथ आए हैं कि कुछ सीखने को मिलेगा हम लोगों को, और आप लोग सीखने के लिए आए हैं। तो अगर सीखने के लिए आए हैं तो जो मैं आपसे बोल रहा हूँ वो आप जरूर करिएगा, तभी आप सीख भी पाएंगे अच्छे से। पहली बात, वीडियो में अंत तक बने रहना है आपको। दूसरा, जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, उसको आप जो है पेन और कॉपी साथ लेके बैठिएगा, उसमें आप नोट डाउन भी करते रहिएगा, क्योंकि चीजें लिखने से आसान होती हैं, प्रैक्टिस में आती हैं और याद रहती हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर इस क्लास में बहुत ही अच्छे से सीखना है। तो चलिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। क्या बांध ली? तो फिर चलिए निकलते हैं हम लोग नए सफर की ओर। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में बात करी थी कूलाम के नियम के बारे में। तो बेसिकली ये जो क्लास है वो पूरी डिपेंडेंट होगी कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप को देखने के लिए। तो सदिश स्वरूप क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर सदिश क्या होता है। तो बच्चों, सदिश जो है अपने पास दो चीजों को रखता है। एक रखता है परिमाण, दूसरा दिशा। दिशा, ठीक है। तो दो चीजें कौन कौन सी होती हैं? परिमाण और दिशा। अब इस चीज को अगर हम लोग समझें तो एक एग्जांपल से ऐसे समझ सकता हूं मैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास या कोई बच्चा है, वो किसी बॉल को 5 न्यूटन के बल से हिट कर रहा है उत्तर दिशा में। तो यहां पर आप देखिए 5 न्यूटन का उसने बल लगाया, किस दिशा में? उत्तर दिशा में। तो उत्तर यहां पर दिशा हो गई, 5 न्यूटन क्या हो गया? परिमाण हो गया। और मैं चर्चा किस पर कर रहा हूं? बल पर। तो बल कैसी राशि हो जाएगी? सदिश। और बेसिकली अगर आप लोग जानते भी होंगे और जान भी चुके होंगे, जानते भी होंगे कि कूलाम का नियम बेसिकली है क्या? कूलाम बल ही तो है। कूलाम बल, स्थिर वैद्युत बल। तो बल के बारे में यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और वो बल होता क्या है? F बराबर के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर इसका हम लोग सदिश निरूपण देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत कुछ आज आप सीख के जाएंगे यहाँ पर। ये इंटरेस्टिंग इस वजह से और हो जाती है क्योंकि सदिश जो है वो आपका मैथ का भी पार्ट बनता है, ठीक है। तो जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये एक तीर से दो शिकार वाला काम हो गया है। तो यहाँ पर हालांकि इतना कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा आपके पास कि यहाँ पर पूरी मैथ समझ में आ जाए, मैथ आ जाए, लेकिन हाँ इतना है कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो चलिए, अब मैं आपसे बात करता हूं कि सदिश को आखिर हम लोग दर्शाते कैसे हैं, कैसे सदिश को हम लोग समझते हैं। तो देखो, एक चीज तो है सदिश अपने पास दो चीजों को रखता है, परिमाण और दिशा। दूसरा, किसी भी चीज को सदिश द्वारा हम निरूपित कैसे करते हैं? तो एक एरो के द्वारा हम लोग इसको निरूपित करते हैं, ठीक है। ये जो एरो होता है वो सदिश के बारे में बताता है कि वो राशि सदिश है या अदिश। यहाँ पर ये जो पीछे इसका जो ये हिस्सा होता है उसे बोलते हैं पूंछ, जिसे जो कि उसके परिमाण को बारे बताती है, परिमाण को बताती है। और जो आगे ये जो जिधर एरो लगा होता है, मतलब इसको हम लोग हेड बोलते हैं, हेड मतलब सिर, ठीक है। तो ये जो है किसको बताती है? दिशा को बताती है, कि इंगित करता है कि हाँ ये इस दिशा में कोई भी चीज लगी हुई है, ठीक है। अब इसकी स्थिति को हम लोग कैसे दर्शाते हैं? तो जैसे मान लो हमारे पास कोई राशि है, ठीक है। अब वो राशि हमारे पास क्या है? हाँ, एक चीज और है, आप लोग जो चीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उस चीज को आप अपने पेन और कॉपी में लिखते चलिएगा, क्योंकि मैं चीजों को यहाँ पर बताऊंगा और इसके बाद जो है मतलब आगे करूंगा, दूसरी चीजों को दिखाऊंगा। तो स्पेस मैं चाहता हूं कि ये आपको एक ही बार में अच्छे से क्लियर हो जाए, इस वजह से स्पेस कम होगा, तो इसलिए मैं हटा दे रहा हूं। तो आप लोग जो है इसको कॉपी पेन में जरूर लिखते चलें, ठीक है। तो किसी बिंदु को सदिश रूप में अगर हमको दिखाना होता है तो हम उसे कैसे बताते हैं? तो हम उसको बताते हैं स्थित सदिश के रूप में। और उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे कार्तीय तल का। तो कार्तीय तल बेसिकली क्या है? वो एक्स वाई तल ही तो होता है, एक्स वाई तल। और जहां पर ये दोनों एक्सिस
अच्छे एक दूसरे को काटते हैं उसे आप लोगों को पता होगा, उसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट हैं, कोई ये 2 पॉइंट हैं। ओके, और इन पॉइंटों पर चूंकि मैं यहाँ पर कूलाम के नियम के ऊपर चर्चा कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पर बात करूंगा आवेश को लेकर, क्योंकि आवेश दो आवेशों के मध्य ही जो बल लगता है उसी को उन्होंने बताया था कूलाम ने, उसे क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत बल। तो यहाँ पर 2 आवेश में ले रहा हूं, इस पर मैंने बोल दिया कि इस बिंदु पर Q1 रखा हुआ है और यहाँ पर Q2 रखा हुआ है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर मैं Q2 की स्थिति को Q1 के सापेक्ष बता सकता हूं, यहाँ पर Q1 की स्थिति को Q2 के सापेक्ष बता सकता हूं, साथ ही साथ इन दोनों की स्थितियों को मैं ओरिजिन के सापेक्ष बता सकता हूं। तो ऐसे किसी भी बिंदु की स्थिति को हम किसी बिंदु के सापेक्ष बताते हैं, तो जो हमको सदिश मिलता है उसको बोलते हैं स्थिति सदिश। क्लियर हुआ है यहां तक? यानी किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु को प्रदर्शित करना, बताना, वो उस बिंदु का स्थित सदिश कहलाता है। तो जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं इससे, इसको मैं इससे मिला दूं, तो हमने यहां पर Q1 को बताया किसके सापेक्ष, O के सापेक्ष दिखाया है, यहां से इसको मिलाया ना, तो ये हमारे पास एक सदिश बन जाएगा जो कि होगा Q1 का स्थिति सदिश। ऐसे ही यहां पर इसको यदि मैं मिला दूं मूल बिंदु को इससे, तो यहां पर ये Q2 का स्थिति सदिश कहलाएगा। इतना क्लियर हुआ? अब इस स्थिति सदिश को मैंने बोल दिया कि ये R1 है, वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, ये R2 है और इस पर भी वेक्टर मैंने लगा दिया। ठीक है, तो यहां पर Q1 क्या है, सॉरी R1 क्या है, R1 यहां पर क्या है, R1 जो है हमारे पास वो Q1 का स्थित सदिश है, किसके सापेक्ष, मूल बिंदु O के सापेक्ष। Q1 R1 जो है आवेश Q1 का स्थित सदिश है, क्या है, स्थित सदिश है, किसके सापेक्ष, मूल बिंदु O के सापेक्ष, O के सापेक्ष। क्लियर? ऐसे ही यदि मैं R2 के ऊपर चर्चा करूं, तो R2 क्या है, यहां पर R2 जो है वो आवेश Q2 का स्थित सदिश है, स्थित सदिश है। बच्चा वो किसके सापेक्ष हमने बताया है, O के सापेक्ष, O के सापेक्ष। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, ऐसे ही आप देख रहे हो यहां पर Q1 और Q2 को भी तो हम बता सकते हैं। यदि मैं यहां पर Q2 की स्थिति बताऊंगा तो वो Q1 के सापेक्ष बताई जा सकती है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पर अगर मैं Q2 की स्थिति बताऊं तो इसको मुझे इससे मिलाना होगा, तो हमको एक और सदिश मिल जाएगा, जिसे मैंने बोल दिया R21। क्या बोल दिया, R21, क्योंकि मैं Q2 की स्थिति बता रहा हूं, तो जिसकी स्थिति बता रहा हूं उसको पहले और जिसके सापेक्ष बता रहा हूं उसको बाद में। यहां पर भी देखो मैंने क्या लिया था, इसको बाद में लिया था, देखो O के सापेक्ष। ठीक है, तो देखो यहां पर ये हमारे पास किसकी स्थिति को बता रहा है, R21, वो किसकी स्थिति को बता रहा है, आवेश Q2 की, किसके सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष। तो मैं यहां पर चीजों को लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए आसान रहे। R21 जो है वो क्या है, वो आवेश Q2 की स्थिति है, आवेश Q2 की स्थिति है, यानी स्थित सदिश है, स्थित सदिश है किसके सापेक्ष, आवेश Q1 के सापेक्ष। चीजें एकदम आसान होंगी, क्लियर होंगी, बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सब चीजें आसान होंगी, आसान लगेंगी। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पर Q1 की स्थिति को अगर बताऊं तो वो किसके द्वारा बताई जा सकती है, Q2 के सापेक्ष। तो यहां से मैं इसको अगर मिला दूं तो आप देखोगे एक सदिश हमारे पास ये भी बन गया, तो इसको मैंने बता दिया, बोल दिया R12, क्योंकि 1 की बता रहे हैं किसके सापेक्ष, 2 की सापेक्ष, तो इसलिए इसको मैंने नाम दे दिया R12। तो R12 है क्या, बेसिकली वो है आवेश
आवेश Q1 का स्थित सदिश किसके सापेक्ष बच्चा? आवेश Q2 के सापेक्ष। ओके, इतना यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपने पढ़ी होगी एकांक सदिश के बारे में। तो एकांक सदिश बेसिकली क्या होता है? एकांक सदिश जो है किसी भी सदिश की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। किसको बताता है? क्योंकि आप जरा मुझे बताओ, एकांक सदिश, यहां पर मैं पहले आपको एकांक सदिश के बारे में थोड़ा बताता हूं। एकांक सदिश क्या होता है? तो एकांक मतलब एक, जिसे हम लोग यूनिट वेक्टर के नाम से जानते हैं, मात्रक सदिश के नाम से जानते हैं, इकाई सदिश के नाम से भी जानते हैं, एकक सदिश के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारे इसके नाम बनते हैं। तो एकांक सदिश क्या होता है? एकांक सदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो। एकांक मतलब एक, एकक मतलब एक, जिसका परिमाण एक हो। और आपको पता है सदिश कैसे लिखा जाता है? परिमाण गुणे दिशा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो परिमाण इसका एक होगा और इसमें क्या बचेगा? केवल दिशा ही तो बचेगी, क्योंकि एक का गुणा किसी में करोगे तो वो वही चीज रहती है। तो एक का गुणा दिशा के साथ हो रहा है तो केवल दिशा बचेगी। और अगर एकांक सदिश को किसी के साथ गुणा कर दिया जाए तो वह उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं डाल पाएगा, दिशा को बताएगा केवल, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं एक्स अक्ष की ओर, तो एक्स अक्ष में, एक्स अक्ष का जो इकाई सदिश होता है बेटा, वो आई कैप होता है। इसे आई मतलब इसे कैप के द्वारा निरूपित किया जाता है। और अगर वाई अक्ष के बारे में बात करूं, इसको हम लोग जानते हैं कि इसे जे कैप के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर मैं यहां पर वेक्टर R21 के बारे में बात करूं, R21 का इकाई सदिश लिखना चाहूं, तो उसको मैं R21 आई कैप लिख सकता हूं। वो क्या बताएगा? वेक्टर R21 की दिशा को बताएगा। क्या बताएगा? R21 की दिशा को बताएगा। तो वो क्या है? वेक्टर R21 की दिशा को बताएगा। यहां पर मैं लिख दूं सदिश R21, सदिश R21 की दिशा। क्लियर? और ऐसे ही यदि मैं यहां पर R12 कैप के बारे में बात करूं, तो वो क्या बताएगा? वो इसकी दिशा को बताएगा, ठीक है। यानी वेक्टर R1 की दिशा को बताएगा। वो बताएगा सदिश R12 की दिशा। ये सभी को क्लियर हुआ? ओके, यहां तक सभी को क्लियर हुआ, ठीक है। तो चीजें बिल्कुल आसान होगी। यहां पर देखो आप, यहां पर ये हमारे पास क्या है? वेक्टर R12 था, वेक्टर है, सदिश है। तो सदिश के लिए हमने अभी आपको बताया परिमाण के साथ दिशा भी चाहिए होती है। तो इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा मैंने मान ली कि ये R21 होगी, R21 कैप होगी, ठीक है। और जो कि क्या है? वेक्टर R21 की दिशा को बता रहा है। ऐसे ही इस वेक्टर की दिशा क्या मान ली मैंने? वो मान ली है कि R12 होगी और वो क्या बताएगा? इसकी दिशा को बताएगा, ठीक है। अब जरा मुझे ये बताइए, ये दोनों आवेश यहां पर पास रखे हुए हैं, तो इनके बीच में बल लगेगा, जो कि हम लोग जानते हैं कूलाम के द्वारा बताया गया था कि दो आवेश अगर रखे हुए हैं, मान लो हमने ये मान लिया कि कोई ना कोई इनके बीच में दूरी r है, इनके बीच की दूरी r है, ठीक है। इनके बीच की दूरी r है, ये दोनों आवेश रखे हुए हैं, तो यहाँ पर बल लगेगा, इतना है, क्लियर है। अब मैं इस बल को यहाँ पर समझाऊंगा अलग से। तो ये दो आवेश रखे हैं हमारे पास, ये रखा था Q1, ये रखा है Q2, ठीक है। इनके बीच की दूरी मैंने मान ली कि वो r है। तो कूलाम के अनुसार यहाँ पर बल लगेंगे। तो ये अगर प्लस है और ये भी प्लस है, तो देखिएगा जरा, मुझे आप बताइए, ये हम लोग जानते हैं कि प्लस और प्लस में हमेशा दुश्मनी होती है, माइनस और माइनस में भी दुश्मनी होती है। मतलब क्या? कि वो एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, मतलब एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षण का बल देखा जाता है उनके बीच में। और अगर एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो उनके बीच में प्यार मोहब्बत होता है। तो आप जानते हो कि इनके बीच में क्या लगेगा? आकर्षण बल लगता है। इतनी चीजें हमको दिख रही हैं। तो आप जरा मुझे बताओ, अगर मैं ये अज्यूम करके चलूं कि ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये क्या कर रहा होगा? ये Q2 Q1 को अपने पास बुला रहा होगा,
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्लस प्लस प्रतिकर्षण कर रहा होगा, तो ये पास तो बुला नहीं रहा होगा, क्या कर रहा होगा, इसको धक्का दे रहा होगा, दूर भगा रहा होगा। ऐसे Q1 क्या इसको अपने पास बुला रहा होगा, बिल्कुल नहीं, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, मतलब कि ये भी इसको धक्का दे रहा होगा, तो दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे होंगे। मतलब ये जो है इसके द्वारा अपने ऊपर एक बल का अनुभव कर रहा होगा, ये जो है इसके द्वारा अपने ऊपर एक बल का अनुभव कर रहा होगा। तो यहां पर दोनों आवेशों पर एक दूसरे के द्वारा बल आरोपित हो रहे हैं, बल लगाए जा रहे हैं। इतनी चीजें आसानी से समझ में आ रही हैं। देखो, किसी की भावनाओं को अगर समझना है ना, तो हम लोगों को खुद उसकी जगह पर रखकर देखना चाहिए एक बार, तो चीजें आसान हो जाती हैं, समझ में आ जाती हैं। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर इसको समझूं, जैसे मान लो मैं यहाँ पर Q2 की जगह हूं, ठीक है, और मैं कहता हूं पॉजिटिव हूं, ये देखो पॉजिटिव है, तो ये मैं इसकी तरफ अगर जाऊंगा तो क्या मुझे ये आने देगा, नहीं, ये क्या करेगा, मुझको धक्का देगा, तो मैं दूर भागूंगा। यानी हमको हमारे ऊपर इसके द्वारा एक बल लग रहा होगा, जो कि किधर लग रहा होगा, बाहर की ओर, यानी कि इस तरफ। समझ रहे हो? देखो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप यहाँ पर इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल की जब बात कर रहे होंगे ना, तो न्यूमेरिकल में ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, वहां पर समझ में तभी आती हैं, अच्छे से क्लियर तभी होंगी कि कैसे किधर बल लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा, समझना आसान है, बस अपने को उठाकर उस चीज को ऊपर रख लीजिएगा। देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर अपने आप को रख लिया, Q2 पर खुद को रख लिया, और अज्यूम किया कि मैं पॉजिटिव हूं, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो आप देखिएगा कि इसके द्वारा मेरे ऊपर एक बल लग रहा होगा, मैं इधर जाने का प्रयास करूंगा, ये आने नहीं देगा, क्योंकि ये भी प्लस का है और मैं भी अपने आप को प्लस मान के चल रहा हूं। तो ये क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, धक्का देगा, तो वो किधर आएगा, बाहर की ओर। तो यहां पर इसके द्वारा जो बल लग रहा होगा, वो किधर लग रहा होगा, बाहर की ओर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुआ, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो ये किसके द्वारा लग रहा है, 1 के द्वारा। किस पर लग रहा है, 2 पर, तो F21। ठीक है, दूसरे पर लग रहा है किसके द्वारा, पहले के द्वारा। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर देखूं, तो ऐसे ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, ये इसको धक्का दे रहा होगा, किधर दे रहा होगा, बाहर की ओर, है ना, यानी कि इस दिशा में। चीजें बिल्कुल आसान है, आराम से लीजिएगा, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है, आसानी से लीजिएगा। यहां पर मैंने खुद को रख लिया, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि हमको धक्का देगा, अपने से दूर भगाएगा। तो दूर भगाएगा मतलब हम किधर जाएंगे, बाहर की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर जो इस पर बल लग रहा होगा, वो भी किधर लग रहा होगा, बाहर की ओर। और उस बल को मैं नाम दे दे रहा हूं F। ये देखो किस पे लग रहा है, 1 पर लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है, 2 के द्वारा लग रहा है, तो F12। यहां तक क्लियर हुआ? अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई, तो मैं इस चीज को यहां पर लिख भी दे रहा हूं कि F1 जो है, F21 जो है, वो है क्या, वो आवेश Q2 पर बल है। किसके द्वारा, Q1 के द्वारा। आवेश Q2 पर बल किसके द्वारा है, आवेश Q1 के द्वारा। चीजें आसान हैं, बस हौसला होना चाहिए। F12 क्या है, यहां पर F12 के बारे में अगर बात की जाए, तो F12 क्या है, F12 आवेश Q1 पर बल है, किसके द्वारा लग रहा है, इस आवेश Q2 के द्वारा। मतलब यहां पर मैं लिख भी दे रहा हूं, आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आप लोग लिख लीजिएगा, आवेश Q1 पर बल है, किसके द्वारा, आवेश Q2 के द्वारा। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? तो अब इस चीज को जब मैंने आपको यहां पर अलग से दिखा दिया है, तो यहां पर अब देखो, यहां पर दोनों आवेश रखे हुए हैं, तो ये Q1 इस पर बल लगा रहा होगा, वो किधर लग रहा होगा, बाहर की ओर। हम लोग देख चुके हैं किधर लग रहा है, बाहर की ओर, और वो है कितना, F21। क्लियर? ऐसे ही यहां पर Q1 पर बल लग रहा है, किसके द्वारा, Q2 के द्वारा, तो वो किधर लग रहा है, बाहर की ओर, इस दिशा में, जिसे को मैंने नाम दिया F12। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब मेन पॉइंट तो अब आया है, तो क्या है, क्योंकि हमको यही इसको ये जो सदिश मिले हैं ना F12, अब देख तो लिया है कि सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, वेक्टर भी लगा दिया मैंने। ये जो F12 और F21 है,
ये जो हमारे पास बल आया है इसको सदिश रूप देना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं F21 के बारे में बात करता हूं। तो F21 क्या है, कैसे लिखेंगे? तो सदिश को हम लोग लिखते हैं परिमाण गुणे दिशा। क्लियर? तो परिमाण क्या है? परिमाण कहां से आएगा? परिमाण कूलाम ने तो बताया था ना, क्या होता है? F बराबर के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो ये होगा इसका परिमाण के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हम लोगों ने परिमाण लिखा है। अभी सदिश को लिखने के लिए परिमाण के साथ साथ हमको क्या चाहिए है? दिशा चाहिए है। तो दिशा लिखनी पड़ेगी। अब दिशा जरा मुझे बताओ। देखो, ये R1 वेक्टर R1 क्या है बेटा? वेक्टर R1 जो है वो Q1 का स्थिति सदिश है, और वेक्टर R2 सॉरी वेक्टर R21 जो है वो क्या है? वो आवेश Q2 का स्थिति सदिश है। तो अब देखो, ये स्थिति सदिश की दिशा में ही ये बल लग रहा है, और इस स्थिति सदिश की दिशा में ये बल लग रहा है। तो जो दिशा इसकी होगी वही दिशा इन बलों की भी हो जाएंगी। मतलब इसकी दिशा हम लोगों ने जान रखी है कि ये लिखी है, और इसकी दिशा क्या है? ये लिखी रखी है। तो ऐसे ही अगर मैं F21 की दिशा पर चर्चा करूं तो वो दिशा ये हो जाएगी, है ना? इतनी बात समझ में आई? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो, ये Q1 का स्थिति सदिश है वेक्टर R12, R21 वेक्टर R21 क्या है? Q2 आवेश Q2 का स्थिति सदिश है। अब आप देख रहे हो कि F21 भी इसी दिशा में, जिस दिशा में ये लग रहा है R21, और F12 जिस दिशा में लग रहा है उसी दिशा में क्या है? वेक्टर R12 है। तो जब इनकी दिशाएं एक हैं तो इनके स्थिति सदिश भी सॉरी इनकी जो दिशा होंगी, एकक सदिश होंगे, वो भी इसकी दिशा को प्रेजेंट कर रहे होंगे, इन बलों की दिशा को। क्लियर हुआ? तो हम लोग यहाँ पर परिमाण लिख चुके हैं। तो दिशा क्या हो जाएगी? किसके बारे में बात कर रहे हैं? 21 के बारे में। तो 21 का इकाई सदिश वो क्या है? वेक्टर R21 सॉरी एकक सदिश है R21। क्लियर? ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं F12 को अगर लिखूं तो वो कितना हो जाएगा? के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ओके, और अब परिमाण तो लिख लिया, दिशा लिखनी है। तो दिशा कहां पर है? तो दिशा देखो इसकी क्या होगी? इकाई कैप R12 कैप। क्लियर? R12 कैप। तो ये जो समीकरण 1 और 2 आप देख रहे हो, समीकरण 1 और 2 ये क्या है? यही तो कूलाम का जो बल है उसका सदिश निरूपण ही तो है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कूलाम बल के, या ऐसे लेके सदिश 1 व 2 कूलाम बल के सदिश रूप हैं। ठीक है? तो समीकरण 1 और 2 आप देख रहे हो, ये क्या है? कूलाम बल का सदिश रूप लिखा हुआ है। यहां तक आप लोग जरा मुझे बताइए, क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो F21 है उसकी दिशा किधर है? वो इस दिशा में है। F12 जो है वो किस दिशा में? इस दिशा में। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर अपोजिट हैं तो अपोजिट हमने बताई कैसे हैं? वो भाई उसकी दिशा से बताई है, इकाई सदिश से बताई है, एकक सदिश से बताई है। तो इसका एकक सदिश इस दिशा में कार्य कर रहा है, इसका एकक सदिश इस दिशा में कार्य कर रहा है। तो दोनों की दिशाएं अपोजिट हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? और अगर दो सदिश एक दूसरे के अपोजिट हैं तो अपोजिट है उनको बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? माइनस चिन्ह का गुणा करते हैं। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि F12, चलिए पहले हम आपको यहां से समझाते हैं। तो ये दोनों एकक सदिश आपकी दिशाएं अपोजिट रख रहे हैं, एक ऊपर लग रहा है और एक इस दिशा में लग रहा है, मतलब एक इस दिशा में और एक इस दिशा में। आप देखिएगा ये जो R12 कैफ है वो इस दिशा में लग रहा है,
R21 जो कैप है वो इस दिशा में लगेगा, दोनों अपोजिट हैं, तो दोनों की दिशाएं जब अलग अलग हैं तो वेक्टर में हम लोग जब दोनों को इक्वल करते हैं तो क्या करते हैं, माइनस चिन्ह का गुणा करते हैं। मतलब मैं अगर यहां पर बात करूं R12 कैप के बारे में तो वो उसे लिखा जा सकता है माइनस का R21 कैप। इतना समझ में आया सभी को? अगर समझ में आया तो हाँ बोलिएगा। तो देखो ये इस दिशा में कार्य कर रहा है, ये एकक सदिश इस दिशा में कार्य कर रहा है, तो दोनों अपोजिट हैं, इक्वल करने के लिए माइनस चिन्ह का हम लोग गुणा कर देते हैं तो बराबर हो गया। अगर ये ऐसा है तो जहां पर मैं आप यहां पर बात करूं समीकरण समीकरण 2 से बात कर लूं, तो समीकरण 2 से देखिएगा जरा आप क्या होगा। समीकरण 2 से F12 बराबर के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इंटू, जहां R12 कैफ है उसे मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का R21 कैफ, और इस माइनस चिन्ह को मैं आगे ऐसे लिख लूं ऐसे, तो आप देखो ये लिख जाएगा के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर और इंटू R21 कैप। ओहो, तो हमारे पास ये कुछ निकल के आया। अब ये क्या है, थोड़ा गौर फरमाओ, समीकरण 1 की तरफ नजर डालो तो आप जरा देखो ध्यान से, समीकरण 1 में ये किसके बराबर लिखा हुआ है, F21 के बराबर लिखा है। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं F12 वेक्टर बराबर ये माइनस चिन्ह, और ये समीकरण 1 से हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं F21 वेक्टर। तो देखिए यहां पर F12 और F21, ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, माइनस चिन्ह यहां पर ये बता रहा है कि इन दोनों की दिशाएं कैसी हैं, अपोजिट हैं। और आप इस चित्र में साफ साफ देख भी रहे हैं कि एक लग रहा है ऊपर की ओर इस दिशा में, एक लग रहा है नीचे की ओर इस दिशा में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और इस माइनस चिन्ह से ये यहाँ पर क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये जो चीज थी इसे भी प्रूव कर दिया है। अच्छा, अगर इस चीज को अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है आपको कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है, दोनों परिमाण में कैसे हैं, बराबर हैं, दोनों परिमाण में बराबर हैं, और माइनस चिन्ह बता रहा है कि ये दिशा में अपोजिट हैं। तो एक बिंदु पर दो बल कार्य कर रहे हैं, एक इस दिशा में एक इस दिशा में। मतलब क्या हुआ कि जितना यहाँ पर हमने क्रिया की उतनी ही हमको प्रतिक्रिया मिल रही है। मतलब यहाँ पर हम लोग ध्यान दें तो गति के तृतीय नियम पर ये बात हो रही है ना, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर बात हो रही है, न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर न्यूटन के थर्ड लॉ से अगर हम बात करें तो देखो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी लगेगा। तो यहाँ पर ये जो कूलाम का नियम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया, वो क्या है कि गति के तृतीय नियम का पालन करता है। कौन करता है, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम गति के तृतीय नियम का पालन करता है। क्लियर हुआ यहां पर? तो ये जो था हमारा कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप था, हम लोगों ने देख लिया था, कुछ नहीं था, जो भी चीजें थी आप लोगों के सामने है, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो सेशन है आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो बच्चा जो है इसे आप लाइक दीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। ठीक है, थैंक यू।